आप ये लो। और स्कूल लाइफ कैसी जा रही है तुम्हारी? बढ़िया है बेकार? अच्छा, किस किस को स्कूल में जाके मजा आ रहा है? एक बार हाथ खड़े करियो। अभी तो कहते हैं हाँ तुम्हें ठीक लग रहा है। और किसी को किस किस को स्कूल में जाके अच्छा नहीं लग रहा? सब मतलब अपने घर पे खुश हो गया सब। मैंने जो सोचा था उसका उल्टा एक बार यार ये वाला बंद करियो। हाँ अरे सुनो ध्यान से, जो स्कूल में जाना पसंद नहीं करते ना वो इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं, इंसान होते हैं। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं पता है? जिन्हें अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। हाँ अच्छा, एक बार ईमानदारी से हाथ खड़े करना, कितने ऐसे हैं जिनको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है? भाई साहब अब सुन लो ध्यान से, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सुन लो। साइंस ये बोलती है इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान आम लोगों के कंपेयर में कम जीते हैं। ये साइंस बोल रही है। और भी सुन लो, जो लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं वो आम लोगों के कंपैरिजन में 7 ईयर कम जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कोई है या ना है, मैं ये मेरे घर की बनाई हुई बातें नहीं है, ये साइंस बोलती है। ठीक है, जितना हो सके जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना वो उनके कंपैरिजन में ज़्यादा जीतते हैं, ज़्यादा दोस्तों के बीच में रह के हंस पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। ठीक है ना, इसको सोसाइटी में रहना ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो लोग ज़्यादा जीते हैं लाइफ को। बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तुमसे क्या कहूँ यार, मैं खुद भी इंट्रोवर्ट किस्म का हूँ। मैं तो इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं ना, मेरे को कॉलेज जाना पसंद नहीं था, स्कूल तो छोड़ो। स्कूल में सुबह सुबह नहाओ, ड्रेस पहनो, है ना, सबसे बड़ा रोना तो नहाने का, ठीक है, सुबह उठने का। इसलिए संडे की मॉर्निंग सबसे क्यूट और संडे की इवनिंग सबसे बकवास, क्योंकि दिमाग में ना 7 बजे आना शुरू हो जाता है, 7 PM में, कल सुबह स्कूल जाना है। और सैटरडे की इवनिंग का पार्टी, सैटरडे ईव तो नाम ही पार्टी के लिए हुआ है सैटरडे। अब तो ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्राइडे ईव और सैटरडे ईव पार्टी के लिए है सारी। अब आगे चलते हैं भाई, जितना हो सके ना आपको तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी बनना शुरू कर दो, नहीं तो ये तो बहुत बेकार बीमारी है। अब आगे देखो एक बार ध्यान से, और जो ज्यादा इंट्रोवर्ट हो भाई वो नॉवेल्स पढ़ के अपना टाइम ज्यादा स्पेंड कर सकता है। नॉवेल्स एक अच्छी चीज है इंट्रोवर्ट बनने के लिए। अब जो आज की शुरुआत है वो हम करते हैं इस क्वेश्चन से। एक बार ध्यान से अपना पूरा ध्यान यहाँ ले लियो ताकि हम इसको अच्छी तरह से कर पाए। ये एवरेज रेट है तो वो क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। समझना बहुत आसान। मान लो आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, यहाँ तक की दूरी है, मान के चलते हैं 250 किलोमीटर। आपने कवर करने में दूरी टाइम लगाया 5 आवर। बताइए आपकी एवरेज स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड थी, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन यूज करते हैं और हमारा आंसर आता है कितना भाई? 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड थी। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की तरफ। मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ आप जा रहे हो, टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर है। आपने जर्नी शुरू करी मॉर्निंग में 8 AM, तो बताओ आप कितने टाइम में वहां पहुंच जाओगे? 5 घंटे की जर्नी, 1 बजे। तो ये हो गया आपका पहुंचने का टाइम 1 PM।
1 बजे आप वहां पहुंच जाओगे। ठीक 11:13 पर, एग्जैक्टली 11:13 AM पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी? मान लो आप ठीक 11:13 पर करनाल पे हो और यहाँ पर रिंग रोड पे गाड़ी चल रही है, आपकी 11:13 जैसे ही घड़ी ने टी करी ना 11:13 पे, उस समय आपकी गाड़ी की स्पीड मान लेते हैं 64 किलोमीटर पर आवर थी। तो समझ लो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। द रेट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, उस क्षण आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। आया समझ में? बस इसी बात को इसे क्या बोलेंगे भाई, ये हो गया तुम्हारा एवरेज रेट, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट हो गया एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। आगे समझ में आता है? अब इसी कहानी को हम पढ़ते हैं लैब के अंदर, केमिस्ट्री के केमिकल्स में, वहां भी बिल्कुल वही है। ये देखो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में एक पूरी की पूरी टेबल दे रखी है, उस टेबल को निकालियो एक बार। एनसीईआरटी निकालो भाई जल्दी से। और टेबल नंबर बोल रहा हूं मैं, इस टेबल को देखो, टेबल नंबर 4.1। ये एग्जाम्पल 4.1 का सॉल्यूशन है। टेबल नंबर 4.1, टाइम देखो एक बार, 0 सेकंड, 50, 100, 150, 200, 300, 400, इस तरीके से टाइम ले रखा है। और उस टाइम के हिसाब से इन्होंने ना पूरी एवरेज जो स्पीड, रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। रिएक्टेंट तो आपको पता ही है लगातार क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या चेक करिए क्या सच्ची में डिक्रीज हो रहा है क्या? 0 पे रिएक्टेंट कितना था, 0.1, तो 50 पे कितना हो गया, 0.09। हाँ भाई डिक्रीज हो रहा है, वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। इसमें ना कोई भी दो टाइम उठा लो, कोई भी दो टाइम, मान लो आपने एक टाइम उठाया 50 और एक टाइम उठा लिया 200, एक टाइम उठाया 50 और एक टाइम उठाया 200, ये टाइम है आपके दोनों। और उसी टाइम पे रिएक्टेंट की वैल्यू बताओ भाई, R1 की वैल्यू क्या थी इस टाइम पे? R1 50 पे थी 0.0905 और 200 पे R2 बताइयो 0.0671, ये 200 पे। कोई भी दो, किसी भी दो टाइम को अगर आप निकालोगे तो उसे क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, माइनस का डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो ये क्या हो गया, माइनस का R2 माइनस का R1 बाई T2 माइनस का T1। अब यहां से आप एवरेज रेट निकाल सकते हो, माइनस का R2 ये हो गया 0.0671 माइनस का R1 0.0905। यू नो वेरी वेल कि आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड बाई टाइम टेकन बतियो भाई 200 माइनस का 50, तो जो भी आपका आंसर आया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आंसर लिख दिया, ये आंसर लिख दिया मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आंसर आपको पता क्या होगा, एवरेज रेट। क्या हो गया, ये एवरेज रेट हो गया। ठीक है, तो इसे हम एवरेज, जरूरी नहीं कि एवरेज रेट 0 से होता है, कोई भी दो टाइम उठा लो बीच के। ठीक है, हाँ गाड़ी वाले मामले में हमने टोटल डिस्टेंस ली थी 250 डिवाइड बाई टोटल टाइम 5 आवर। यहाँ क्या लेंगे हम, कोई भी दो टाइम पिक कर लो, टेबल ये रियल एक्सपेरिमेंट किया गया है लैब में, ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड का, और पूरे रियल एक्सपेरिमेंट के रियल डाटा लिख दिए उन्होंने। ठीक है, और इन्हीं से ये लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, यहीं से ये लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा भाई, तो बड़ा सिंपल, इंस्टेंटेनियस रेट बड़ा सिंपल, ये पूरी टेबल में से किसी भी एक टाइम को चुन लो। मान लो आपने 300 चुन लिया, तो 300 के टाइम पे वैल्यू बताइए क्या थी इसकी, 0.0549, बस इसी से निकाल लेंगे हम इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर ये नहीं होगा R2 माइनस R1 समथिंग, ठीक है ना, तो इसी से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब एक बार थोड़ा सा टाइम दोगे यहाँ पे तो और भी सारी चीजें क्लियर होंगी, तो देखो एक बार ध्यान से।
इंस्टेंटेनियस रेट और इस रेट के हिसाब से हम दो ग्राफ बना रहे हैं। एक ग्राफ रिएक्टेंट के हिसाब से होगा और एक ग्राफ प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। तो पहला ग्राफ तो ये है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम डाटा लेंगे आसान सा, क्योंकि रियल ग्राफ तो हमने देख लिया। अभी एक बार ये देख लो, टाइम यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और रिएक्टेंट तो आपको पता ही है, रिएक्टेंट रिएक्शन के हिसाब से क्या होते हैं, लगातार कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। फोकस बोर्ड पे रखना भाई, थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है आज का ये। और आज का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, वो तभी आएगा जब हम यहाँ से निकल के आगे जा पाएंगे। तो देखना जरा ध्यान से। मान लो रिएक्टेंट शुरू में थे 3 और R2 की वैल्यू क्या होगी, घट के रिएक्टेंट तो लगातार घटेंगे, तो ये 1 होगी। टाइम कितना लगा भाई, टाइम लगा यहाँ शुरू में T1। पहले के लिए जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 1 और 2, 2 और 4। ओके, यहाँ 2 है और यहाँ लिख रखा 4। ये एज्यूम करे हुए डाटा है ताकि हम ग्राफ को आसानी से समझ पाए, बस। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक एक करके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से एक बार जल्दी से टाइम देखो कितना है, 2। ये रहा 2। वैल्यू बताओ इस पे, 2 पे क्या है, R1 की 3 है, तो ये हो गया आपका, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो वैल्यू कम उसको ये होगी। आगे चलो भाई, टाइम बताओ कितना, 4। तो वैल्यू कितनी है इसकी यहाँ पे, 1। तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये वैल्यू होगी 1। तो ये जो ग्राफ ना, ऐसे नहीं कि स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, और भी सारे अगर सारे डाटा ले ले, एक्सपेरिमेंट जो लैब में करेंगे, तो ग्राफ आपको कैसा बनता है, इस हिसाब से बनता है। ये सिखाता है हमें कि समय के साथ साथ रिएक्टेंट लगातार क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम इन दोनों वैल्यू को ले लोगे, ये दोनों वैल्यू जो आपकी बुक में भी दिखाई गई है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ले लोगे, तो ये वैल्यू पता क्या दिखाती है हमें, एवरेज रेट। निकाल के देखो एवरेज रेट। एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डेल्टा R बाई डेल्टा T, ये होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस का T1, ये होता है। ठीक है, अब वैल्यू बोलो एक एक करके भाई, बोलो R2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस का 3, और बाहर भी साइन माइनस का है। T2 माइनस T1 बोलो 4 माइनस 2, आंसर बोलो 2/2, आंसर आ गया 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, रिएक्टेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ। तुम कहो कि हमें तो भाई रियल ग्राफ देखना है, तो एनसीईआरटी निकालो एक बार और एवरेज रेट का एक बार रियल ग्राफ देखियो। फॉर एग्जांपल 4.1, और आगे देखो एक बार इसकी टेबल देखो 4.1, टेबल 4.1 मिल गई सभी को। ये रियल डाटा है भाई जो लैब में किए गए। अगर ये सारे डाटा लेके ग्राफ बना दिया जाए ना, तो ग्राफ पता है कैसा बनेगा, बिल्कुल बॉटम में देख लो एक बार, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो भाई रिएक्टेंट की तरफ पता लग गया। अब इतनी गंदे गंदे डाटा यहाँ लिखूंगा मैं 0.095, 0.080, यार ये तो बड़ा हो जाएगी, ये पूरे 1 घंटे में एक ही ग्राफ बन पाएगा। इसलिए आसान से डाटा लिख दिए कि रिएक्टेंट लगातार कम हो रहे हैं, टाइम लगातार बढ़ रहा है। ठीक है ना, 2 टाइम इंटरवल लेके ग्राफ बनाया, शानदार ग्राफ बन गया, जल्दी समझ में आ गया तुम्हें। और ये भी पता लगे 2 को क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। अब अपने एनसीईआरटी में इस ग्राफ को देखकर बताओ कितना समझ में आया कितना नहीं आया। फिगर नंबर 4.1 का ए पार्ट, पैनी निगाह होनी चाहिए तुम्हारी इस पे। फिगर नंबर 4.1 चेक करो भाई, यहाँ नहीं है फिगर नंबर 4.1, इसका ए पार्ट देखो, बोलो लेफ्ट वाला ग्राफ देखो, समझ में आ गया। उस पे जहां लिखा हुआ है एवरेज रेट R1 R2, समझ में आ गया। यहाँ भी मैं भी लिख देता हूँ R1 R2। 3 क्या है हमारा, R1 है, और 1 क्या है हमारा, R2 है। कंपेयर करो, एवरेज रेट को देखो, सिर्फ एवरेज रेट को। भी एवरेज रेट से हमारा ये इतने पोर्शन को लेके एक ग्राफ बनेगा, और ये नीचे हमने एवरेज रेट की कैलकुलेशन करनी। रही बात इंस्टेंटेनियस रेट की,
तो वो क्या होता है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी जब समय 2 सेकंड पे था तब आपका रेट क्या आएगा, उसे बोलते हैं RINST। इसकी कैलकुलेशन तुम्हारी फिजिक्स में आ सकती है लेकिन यहाँ नहीं आएगी भाई, यहाँ तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को लिख के दिखाओ। देखो भाई एवरेज रेट को लिखते हैं माइनस का डेल्टा R बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा P बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस रेट को लिखते हैं, बस इतना ही फर्क है, यहाँ तो चेंज है लेकिन यहाँ कुछ चेंज थोड़ा ना हो रहा है। एक पर्टिकुलर मोमेंट कितना बड़ा होता है, नैनो सेकंड का हो सकता है, आधे सेकंड का हो सकता है पर्टिकुलर मोमेंट, एक प्यार का क्षण, कुछ ही पल, तो उसको उस पल को पता क्या बोल रहे हैं, dr बाई dt प्लस का dp बाई dt, इसे बोलते हैं d का मतलब स्मॉल चेंज, पता लग गया ना। तो उस स्मॉल चेंज को वो इस तरीके से स्लोप बना के दिखा रहे हैं कि ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, एग्जाम में कुछ नहीं आता इनमें से, ठीक है, छोटा छोटा रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा एक रेट और भी है जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, रेट इज इक्वल टू कितना होता है भाई, ये रेट बिल्कुल वही जो एवरेज रेट है, डेल्टा R बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा P बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा 2 रेट और आएंगे, टोटल 5 रेट है, इसके अलावा कोई रेट है ही नहीं, 3 रेट तो खत्म हो गए। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आता है, कोई न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। देख लो अच्छी तरह से, 3 का कॉम्बो तो बन गया। जो मैंने कल नोट्स भेजे ना तुम्हारे पास, इसके इस बच्चे ने ना 500 के कॉम्बो बना रखे हैं, तो एक ही जगह पे तुम्हें 500 दिख जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पर इतना खत्म, RINST इंस्टेंटेनियस रेट। R एवरेज क्या होता है तुम्हारी एनसीईआरटी में यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखा दिए होता है, तो वो नीचे दिखा दिया। रब करो में राइट में जो भी है, 3 रेट खत्म हो गए, 2 रेट रह गए। अब हम यही बात करेंगे, रिएक्टेंट की टर्म में तो होगी ये बात, अब हम यही बात करेंगे प्रोडक्ट की टर्म में। बहुत आसान, तो यहां भी 2 डाटा ले लिए, कोई भी 2 डाटा मैं पिक कर रहा हूं नॉर्मल से। इतना तो सभी को पता ही होगा कि प्रोडक्ट लगातार क्या होते हैं, इंक्रीज। तो पहले मान लो प्रोडक्ट यहाँ 2 थे, तो अब की बार प्रोडक्ट कितने हो गए, 4। टाइम यहाँ अब की बार मान रखा है 1, तो यहाँ टाइम कितना हो गया, 3, ये मान लिया। चलो इससे ग्राफ बनाते हैं। ये टाइम है सेकंड में, 0 1 2 3 4 5, ये प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5, लगातार प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो जब प्रोडक्ट 2 था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो जब प्रोडक्ट 2 था तो उसको क्या बोलेंगे, P1। जब 4 था तो क्या बोलेंगे, P2। ये थोड़ा सा अलग है, ये देखो यहाँ पर क्या था, R1 ऊपर है, तो देखो R2 ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए P1 नीचे है। यहाँ R1 यहाँ 1 ऊपर है, वहां 1 नीचे है, ठीक है ना। जो शो कर रहा है इसको ये इंक्रीज हो रहा है, तो 2 से किसका कॉम्बो बनाना है, 1 का, ये बन गया भाई, 2 और 1 का ये आ गया। अब अगला बताओ, 4 और 3 का, तो ये 4 है और ये 3 है, ये आ गया 4 और 3 का। अभी 2 डाटा देख के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन मैंने पहले बता दिया ये अज्यूम करे हुए डाटा है। असली डाटा तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल नंबर 4.1 में देखे तुमने, ऐसे ही प्रोडक्ट के डाटा होंगे। तो जब हम बनाना शुरू करेंगे ना, तो ग्राफ पता है कैसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिखा रखा है। फिर से वही वाली बात होगी, यहां से यहां तक के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, और एवरेज रेट यहां निकालेंगे, यहां भी वही आएगा, प्लस का डेल्टा P बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस का P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। दोनों डाटा लिखो एक बार, P2 की वैल्यू लिखो, बोलो भाई क्या है P2, बहुत बढ़िया। 4 माइनस में 2, नीचे लिखो
3 माइनस में 1, बताओ आंसर 2/2। फिर से आंसर आएगा 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये दो आसान से ग्राफ से। अगर ये पूछे बताओ इंस्टेंटेनियस बताओ, तो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट जब टाइम 3 सेकंड था, इस पे जो भी आएगा वो आएगा आपका RIMST, इंस्टेंटेनियस रेट। कर दो नोट, नोट भी मत करो, तुम्हारा पहले से ही है। ये दो ग्राफ दे रखे हैं। एवरेज रेट की डेफिनेशन पे कल अंडरलाइन करी थी तुमने, पढ़ी थी। नोट्स में आ जाओ जल्दी से, लिखो। देखो एवरेज रेट डेफिनेशन क्या बनेगी एवरेज रेट की। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में क्या लिखेंगे हम, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। तो डेफिनेशन देखो, द रेट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। ये हो गया। ग्राफ सारे खत्म हो गए। कल जो भी तुमने सीखा है, आज तुम्हारा एक तरह से एग्जाम है भाई। अगर फिर भी नहीं कर पाए तो आज का तो लास्ट डे है, और ये इतना पोर्शन आपका न्यूमेरिकल सेक्शन आज खत्म हो जाएगा। एवरेज रेट पे जितने क्वेश्चन है सारे खत्म, दो तो कल ही हो गए थे। कभी सिर्फ थोड़ा सा रिवाइंड करवाऊंगा मैं, और आज का लास्ट चांस है, ध्यान से देखिए इसको। ये ग्राफ जितने भी साफ सुथरे तुम्हारे नोट्स में पहले से मौजूद है, वहां से आराम से करते रहिए। तो भाई ये सीखा हमने आज लास्ट क्लास के अंदर, नाइट्रोजन प्लस में 3 हाइड्रोजन विल गिव यू 2 अमोनिया। अगर एवरेज रेट की बात की जाए तो ये होता है माइनस का डेल्टा N2 by डेल्टा T। ये होता है 3SO माइनस का 1/3 डेल्टा S2 by डेल्टा T। ये होता है प्लस 1/2 डेल्टा NH3 by डेल्टा T। अब एक एक करके आंसर बताइए हुई। अगर एवरेज रेट 6 है, सुनते रहो और बताते रहो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 6 होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 18 होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ 3 हाइड्रोजन 6 होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया 12 होगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ 2 अमोनिया 6 होगा। आ जाओ, आज का सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन 4.2 मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कोई टीचर यहाँ एवरेज रेट तक क्वेश्चन देगा तो वो यही देगा, और उसके पास कोई चारा नहीं है। यूनिट चेक कर सकता है वो, इसमें बच्चे की नॉलेज, और तो इसमें एवरेज रेट डिसअपीयर और अपीयर का चेक कर सकते हो। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आज का 4.2। एग्जाम्पल निकाल लो भाई, लगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट। और जितनी ट्रेनिंग तुम्हें मिली है, जिसके लिए तुम तैयार हो गया, मेरे को पूरा विश्वास अपने स्टूडेंट पे, पूरा ट्रस्ट है, वो कर देंगे इस क्वेश्चन को। ये अब तक के क्वेश्चन का सबसे मुश्किल क्वेश्चन बताते हैं। ये बात मेरे को बाद में बोलनी चाहिए थी, लेकिन तुम कर दोगे, इतना कंफर्म है। द डिकम्पोजिशन ऑफ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भाई, सुन लो सारा। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. The initial concentration of N2O5 is, चलो भाई initial concentration को क्या बोलो भाई, R1। वो पहले बोल चुके, ये रिएक्टेंट है, कितना है 2.33 मोल पर लीटर। और वो कह रहा है आफ्टर 184 मिनट इट इज रिड्यूस टू, ये कम होकर कितनी रहेगी 2.08 मोल पर लीटर, इतनी रहेगी कम होके। टाइम कितना लग गया कम होने में, 184 मिनट। तो इस 3 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये कहा गया है एवरेज रेट निकाल के दिखाओ इन टर्म ऑफ आर, मिनट, सेकंड, तीनों टर्म में। दूसरा क्वेश्चन कहा गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकाल के दिखाओ।
और रिएक्शन आपको पहले दे दी इन्होंने 2N2O5 will give you 4NO2 प्लस में O2. You know about it very well because आपने इसका रिप्रेजेंटेशन कर रखा है ना इसका रिप्रेजेंटेशन. चलो तो शुरू करते हैं हम कहानी को. पहले तो हम एवरेज रेट निकालते हैं. एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, और वो भी 2 भी है तो 1/2 भी है. बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये तो पता है आपको. अब एवरेज रेट में माइनस का 1/2, आपको पता है कि N2O5 रिएक्टेंट है. थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दो क्योंकि कुछ खास चीज हो रही है. आपको पता है N2O5 एक रिएक्टेंट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, R2 माइनस में R1 और T2 माइनस में T1. एवरेज रेट पूछा है. माइनस का 1/2, बताओ R2 की वैल्यू क्या लिखूं? 2.08 माइनस में 2. डिवाइड बाई टाइम क्या लिखूं? 184 माइनस का 0. हम आंसर मिनट में निकाल रहे हैं पहले, फिर हम सेकंड में निकालेंगे, फिर हम आर में निकालेंगे. ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करोगे, आपको भी पता है मेरे को भी पता है. माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई न्यूट्रल, यानी आंसर आएगा यहाँ से 6.79 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट. ये आंसर आएगा. 4 पार्ट में से पहला पार्ट खत्म. दूसरा पार्ट है कि आंसर सेकंड में निकालो. आपने कल की क्लास में क्या सीखा था? 6.79 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट. मुझे तो मिनट कैंसिल करना है, तो मिनट भाई ऊपर लिख दूं और नीचे क्या लिखूं? बहुत बढ़िया. अब क्या करूं? सच्चाई. 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. मिनट से मिनट तो 60 से क्या होगा ये, और डिवाइड होके सेकंड में जो आंसर आया है वो आ गया 1.13 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड. अब तुम करके दिखाओ. दूसरा पार्ट आ गया, इसको आर में कन्वर्ट करके दिखाओ. सेकंड तो हो गया इन टर्म ऑफ आर. कल की क्लास के उसके हिसाब से जो पहुंच गए, कांग्रेचुलेशन. यहाँ तक तो मेरे यानी डायमेंशन एनालिसिस तो करने आ गया. ठीक है. 4.07. अच्छा, पावर कितनी आएगी? अगर मैं 4.07 बोलूँ तो पावर कितनी आएगी? -4 नहीं, -40.7. तो 4.07 करें तो बताओ क्या आएगी? -2 आएगी. तेरी किसी एंगल में नहीं आएगी. दिखा दे कैसे. आगे 407 आ गई. आंसर आ गया. वो लड़कियों में किस किस का आया? 4.07. ठीक है, देखो
6.79 10 की पावर -4, इसी का यूज करा करो। मिनट, 1 मिनट है तो मिनट के पीछे आ जाओ। अच्छा, इनटू में मिनट काटना है भाई, मिनट ऊपर हो गया। अब इसे क्या चाहिए, आर। 1 आवर में मिनट से मिनट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है 4.07 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। अब जो यहाँ तक लगा भी कुछ क्वेश्चन मुश्किल है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ लगा नहीं है ना। जो लास्ट का पूछते हैं ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, इसे बताते हैं भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हारे सामने कंडीशन रख रहा हूँ और तुम खुद, तुम्हें ही दे दूंगा मैं क्वेश्चन, आंसर निकालियो। एवरेज रेट यू नो वेरी वेल, पूरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T विच इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T विच इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा O2 बाई डेल्टा T। ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज रेट जो है वो तो हम निकाल चुके हैं, एक नहीं 3 टर्म में निकाल चुके हैं। तो ये मिनट वाला एवरेज रेट लिख दो, 6.79 10 की पावर -4 इज इक्वल टू, सभी के इक्वल है, ठीक है ना। अगर ये एवरेज रेट ये दे रखा है तो बस क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, या फिर व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। समझ रहे हो ना, या तो बोलो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 या बोलो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, बात तो एक होगी। निकाल के दिखाओ, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है वही करो। हो गया, बहुत बढ़िया, नाइस। खुशबू ना दूसरा बिल्कुल ठीक है। क्या है आंसर, वेरी गुड। और किसी का आया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आ गया। 10 की पावर 9 यहाँ पर -3 हो जाएगी। भाई जो तुमने बेइज्जती करी है ना इस क्वेश्चन की, ये बेइज्जती लायक था नहीं। सबने एक्यूरेट आंसर निकाला है, सही जवाब है 2.7 1 × 10 की पावर -3। दिस इज एक्यूरेट आंसर। पूरी कैलकुलेशन यानी 2.7 भी छोड़ दोगे तब भी आंसर एक्यूरेट माना जाएगा। 2.716 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड, पर मिनट। कुछ था भाई इसमें, वैसे हुआ बना के रख रखा है कि ये पूछ रहा है और ये तो 4 से क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई। उम्मीद है सभी का आंसर आ गया होगा। प्लस का 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड यू नो वेरी वेल इस हिस्से को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। सर इसमें मिनट वाली सेकंड वाली नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं है। बस ये है कि भाई मिनट बेसिक है, जो तुम्हें आसान लगे वो ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अब ना मैं इस क्वेश्चन को ना नीट का क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को, या फिर जो प्राइवेट स्कूल है ना जो मुश्किल पेपर डिजाइन करते हैं उनका क्वेश्चन बना रहा हूँ। ध्यान से सुनना भाई, क्या दिया था उन्होंने। अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 है 2.7 10 की पावर -3, तो बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 क्या होगा। अब इसका लेवल ऊपर चला गया और ऊपर। अब करके दिखाओ, हालांकि CBSE से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना कंफर्म है तुम कर सकते हो गया। नहीं ये हुआ
वेरी गुड, ये ठीक है, एक आंसर ठीक है। चलो और कोई? नहीं वो नहीं है। ये आंसर है, वेरी गुड, ये ठीक है तेरा, बहुत बढ़िया। तुषार अब जा रहा हूँ स्पीड में, ये भी ठीक है। 5 आंसर तो ठीक आ गए, ये गलत है, 5.4 वाले गलत है भाई। तुम्हारा है ठीक है, नहीं ये गलत है। यानी आधे बच्चों के दिमाग में सारी कहानी आ गई, आधे अभी भी जिद्दोजहद में है। हो गया, कितना आया? देखो ये नीट मेंस का क्वेश्चन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इसकी बात हो रही है, N25 इसकी बात हो रही है, तो बाकी तो किसी की नहीं हो रही ना, हटा दो। मैं ये क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाया है, ये क्वेश्चन इस ऊपर वाले से कोई लिंक नहीं था इसका, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, तो इसकी बात नहीं हो रही तो हटा दो भाई, हटाओ यहाँ से, ये भी हटा दो यहाँ से। अब जो जो चीजें गिवन है वो तुम्हारे सामने लिख रहा हूं मैं, सुनो भाई ध्यान से। उन्होंने जो गिवन वैल्यू दे रखी है क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो पता है क्या गिवन दे दिया, ये प्लस साइन और ये इतना गिवन दे दिया, 1/4 अभी भी अलग ही पड़ा है। और पूछ क्या लिया, डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, यानी उन्होंने पता क्या पूछा है, उन्होंने ये पूछ लिया माइनस का ये वाला रेड हिस्सा, ये पूछ रहे हैं रेड वाले हिस्से में माइनस भी है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है, माइनस भाई N2O5 ये है। अरे उन्होंने ये थोड़ा ना कहा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 2N2O5 निकालो, उन्होंने कहा सिर्फ N2O5। अब बता दो क्वेश्चन क्या निकल गया, रेड पोर्शन आपको रिक्वायर्ड है, तो आंसर आ गया 2 को भेज दो वहां पे, 2/4, और ये पूरी वैल्यू तो गिवन दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2.7 10 की पावर -3, एंड दिस इज योर आंसर। 2 से कैंसिल कर दो, 1.35 10 की पावर -3, बताओ यहाँ लेफ्ट में क्या रह गया, 2 तो वहां चला गया ना, यहाँ रह गया माइनस का डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, ये बोलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में से, बस थोड़ा सा लेवल एक कदम आगे और ये इसका खेल खत्म। तो यहाँ तक का तो पोर्शन हो गया खत्म, टारगेट भी खत्म हो गया फिर, लेकिन स्टिल वी हैव 10 मोर मिनट टू लेफ्ट। तो एक काम करते हैं, कल की जो क्लास होने वाली है ना, उसका थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा पढ़ते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, एक तो ये बैच है, एक मॉर्निंग का बैच है, टाइम की कमी होती नहीं। मॉर्निंग में भी इतना टाइम होता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता ही होता है उसमें। तो भाई इस बैच में मैं वो पोर्शन करवा रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो 5 से 6 में नहीं हुआ, ये भी इसे रब कर देता हूँ। कल हम यहीं से दोबारा रिपीट करेंगे जो भी पोर्शन अभी मैं करवाऊँ। मैंने लिखवाए थे कुछ कल नाम, 5 नाम लिखवाए थे तुम्हारे उसमें, जिनमें से एक डेफिनेशन आती है। मॉर्निंग में लिखवाए थे क्या वो? ये देखिए वही 5 नाम, एक था रेट ऑफ रिएक्शन, एक था रेट लॉ, एक था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक था मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, और एक था रेट कांस्टेंट। पिछले 12 साल का इतिहास पढ़ लियो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी एग्जाम में इनमें से सारी डेफिनेशन में से कुछ पूछा ही ना हो, सारी छोड़ दी। हर बार आती है कोई ना कोई एक डेफिनेशन। रेट ऑफ रिएक्शन एक तो तुम्हारी खत्म हो गई है, रेट ऑफ रिएक्शन खत्म कल की क्लास में। आज यहां से शुरू होता है रेट लॉ। रेट लॉ नहीं, रेट लॉ। और इस रेट लॉ में का दूसरा नाम जो है वो है रेट एक्सप्रेशन। इसका एक और तीसरा नाम जो है रेट इक्वेशन। ये सब इसी के नाम है। और बात भी देखो बिल्कुल लॉजिक बोलेंगे, लॉजिकल बात बोलेंगे। ये पता है यहाँ से एक नया इतिहास स्टार्ट हो गया, एक नया पोर्शन स्टार्ट हो गया, वो पीछे का हो गया, खत्म हो गया वो।
एवरेज रेट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस सब खत्म हो गया। यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, A कैपिटल A प्लस B कैपिटल B विल गिव यू C कैपिटल C प्लस D कैपिटल D। ये बोल रहे हैं कि भाई जब रिएक्टेंट की टर्म में भी आंसर वही आ रहा है, प्रोडक्ट की टर्म में भी आंसर वही आ रहा है, तो तुम दो क्यों कर रहे हो, तुम एक से क्यों ना करते। तो ये अब एक से करेंगे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसी से ये लॉ बना है। अब इसकी पावर क्या आएगी बताओ, A की पावर क्या आएगी, स्मॉल a आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, यहाँ आएगी x। इसकी पावर क्या आएगी y। और पता है ये a और x कभी इक्वल हो जाते हैं और कभी इक्वल नहीं भी होते। b और y कभी इक्वल हो जाते हैं तो कभी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ ये देखो मैंने दोनों कंडीशन लिखी, ये इक्वल भी हो जाते हैं, ये इक्वल नहीं भी होते। तो यहाँ हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये मे और मे नॉट है, ये इक्वल हो भी जाते हैं, ये इक्वल नहीं होते। जिन जिनके स्कूल में खत्म हो चुका है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। मॉर्निंग में बता दिया आंसर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये डिसाइड करेगी, एक्सपेरिमेंट डिसाइड करेगा कि हम इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंट क्या होगा, आपको गिवन देंगे, वो उसी से डिसाइड कर लेंगे। कल की क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा सारा रेट लो विद न्यूमेरिकल कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। ये अब बात आती है, रुक जा थोड़ी देर रुक जा, वो सोच रहे जब कल की क्लास में तो कल ही देखेंगे उसे इक्वल है या नहीं। बात आती है इसकी डेफिनेशन की। अब इतनी घटिया डेफिनेशन है, मतलब ये डेफिनेशन हुई रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट लॉ इज डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन which is directly proportional to the product of molar concentration of reactant ही है ना, with each reactant have some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation। कुछ मतलब एक लाइन में पूरी डेफिनेशन दे रखी है रेट लॉ की, निकालो नोट्स और एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रेट लॉ मिलेगी डेफिनेशन 4-5 लाइन की। देखियो भाई, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट, यहाँ पर बात हो रही है रेट की, रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with each concentration of reactant raised to some power which may or may not equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation। अब ये कैसे इक्वल होगा कैसे नहीं, कल की क्लास